स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में लॉज किए थे केमिकल कम्बिनेशन के अलग अलग लॉज, तो उसके रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि अलग अलग न्यूमेरिकल से कैसे अलग अलग लॉज है जो अलग अलग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हो रहे हैं और कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल्स। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं इफ़ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज CH3COOH, द रेजिड्यू इज़ फाउंड टू वे 18 ग्राम। तो कहते हैं जो हमें रेजिड्यू उससे प्रोड्यूस होता है कितना? 18 ग्राम वेट का। व्हाट इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द रिएक्शन। तो कहते उस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसका कितना मास होगा। तो देखो, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि जब हम NaHCO3 को कहते CH3COOH के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उससे एक रिएक्शन होती है। तो कहते हैं जो रेजिड्यू बनता है वो हमारे पास 18 ग्राम बन रहा है, और मास हमने किसका निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो रिलीज हो रही है रिएक्शन में। तो देखो, इसका मतलब रिएक्शन ये बनेगी कि NaHCO3 जब CH3COH एस्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? CH3COONA मीन्स सोडियम एसीटेट। इसको हम क्या बोल देते हैं? सोडियम एसीटेट। प्लस वाटर रिलीज होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अब रिएक्शन बैलेंस भी होगी। रिएक्शन को आपने ज़रूर देखना है कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, क्योंकि उसके साथ ही नंबर ऑफ मोल्स या उसके मतलब चेंजेस आ जाती हैं। रिएक्शन बैलेंस होनी ज़रूरी है। तो देखो, Na का इधर भी 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, एक ये रहा 3 और 4। तो यहाँ पे भी 3 ये रहे हाइड्रोजन, 2 ये रहे। यहाँ पे कितने हैं? 5। तो यहाँ पे भी 5 हैं, 3, 4 और 5। तो ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन भी, कार्बन देखो 1, 2, 3 और इधर भी 3। ओके, ऑक्सीजन 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन भी 5 है। तो इसका मतलब रिएक्शन है जो वो हमारी क्या है? बैलेंस्ड है। तो देखो, अब NaHCO3 उन्होंने कितना कहा है कि कितने ग्राम ऐड किया? 6.3। और एस्टिक एसिड का उन्होंने वेट कितना दिया है? मीन्स मास कितना दिया है? 15 ग्राम। तो अब देखो, इसका 6.3 दिया है, इसका 15 ग्राम, और उन्होंने कहा है जो रेजिड्यू इससे बनता है ना, इन दोनों को रिएक्ट करके वो 18 ग्राम का बनता है। इसका मतलब जो रेजिड्यू है वो क्या है? ये दोनों इकट्ठे जो बने हैं CH3CONA प्लस वाटर, ये क्या है? रेजिड्यू। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? क्या कह देते हैं? रेजिड्यू बोल देते हैं। तो देखो, ये कितने ग्राम प्रोड्यूस हुआ है? 18 ग्राम। तो साथ में क्या रिलीज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब देखो, यहाँ पे अगर देखो, अब दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इसका मतलब क्या आपको लगता है कौन सा लॉ इस न्यूमेरिकल में यूज होगा? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिकॉज उन्होंने इसमें क्या पूछा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है यहाँ पे, उसका उन्होंने मास निकालने को बोला है। तो देखो, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। तो वो क्या कहता था? कल हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग था कि जब भी कोई केमिकल चेंज, कोई रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है? जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रही है तब टोटल मास है जो प्रोडक्ट्स का, वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स के इक्वल होता है। तो देखो, अब टोटल मास हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से रिएक्टेंट कौन कौन से हुए? यहाँ पे NaHCO3 प्लस CH3COH, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का है वो क्या हुआ? फिर टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का वो कितना हो गया? 6.3 प्लस क्या लिखेंगे? 6.3 प्लस 15 ग्राम, क्योंकि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स। तो कितना आ गया हमारे पास? टोटल करके हमारे पास आ गया 21.3 ग्राम। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट्स के कर लेंगे। प्रोडक्ट्स, ये तीनों प्रोडक्ट्स हैं,
ये एक रेजिड्यू प्रोड्यूस हुआ है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो इसका हमने निकालना है, तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या ले लेते हैं, x ग्राम, क्योंकि हमने इसका निकालना है। तो अब देखो फिर टोटल मास जो है प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का तो हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट्स का क्या हुआ, मीन्स जो रेजिड्यू का मास था 18 ग्राम प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज x ग्राम। तो हम ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स और टोटल मास प्रोडक्ट्स का हमने कैसे निकाला। तो अब आगे चलते हैं। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट्स का हमने निकाला है 21.3 ग्राम और प्रोडक्ट्स का कितना निकाला है 18, जो मतलब रेजिड्यू का था, प्लस x ग्राम मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने निकालना है उसको हमने x मान लिया। तो अब देखो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया है। तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों के मास को क्या रख देंगे इक्वल, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों के मास को, टोटल मास को क्या रख देंगे इक्वल। तो देखो क्या होगा फिर, टोटल मास जो है रिएक्टेंट्स का वो कितना है 21.3 ग्राम, इधर प्रोडक्ट्स का 18 प्लस x ग्राम। तो अब देखो क्या हुआ, फिर यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। x क्या हो, किसके इक्वल होगा 21.3 माइनस ये उधर चला गया 18 ग्राम। तो हमारे पास x कितना आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3.3 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, मास किसका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या हुई रिलीज हुई है रिएक्शन में। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोली है कि कहते हैं 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल, कि कोई मेटल है उसके 2 ऑक्साइड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कंटेन करते हैं 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो पहला ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज है 27.6% और दूसरा जो वो है 30% ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे में 30% है ऑक्सीजन। और कहते हैं फॉर्मूला जो फर्स्ट कंपाउंड का है वो M3O4 हमें दिया है, तो हमने सेकंड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है वो क्या है बताना है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो देखो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि फर्स्ट ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो है 27.6%, सेकेंड ऑक्साइड में है 30%। तो फिर हम यहाँ से हमें पता है कि स्टेटमेंट में उन्होंने दिया कि मेटल के ऑक्साइड्स हैं, तो हम यहाँ से ऑक्सीजन की हमें पता है तो हम मेटल की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर परसेंटेज दिया तो इट मीन्स टोटल है जो हमारे पास वो कितना है 100%। तो 100 में से अगर ऑक्सीजन की कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, मेटल की। तो मेटल की 100 में से 27.6 माइनस किया तो कितना रह गया 72.4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, फर्स्ट ऑक्साइड के मेटल की मिल गई। तो ऐसे ही हम सेकेंड ऑक्साइड के भी मेटल की निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी, 100 में से क्या कर देंगे 30 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इधर कितनी निकल गई मेटल की 70%। अब दोनों तरफ हमें ऑक्सीजन की भी परसेंटेज पता है, मेटल की भी पता है, ठीक है, दोनों पता लग गए। और अब हमें फर्स्ट ऑक्साइड का उन्होंने फॉर्मूला भी दे रखा है, वो क्या है, फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला कितना क्या दिया हुआ है M3O4, जो कि प्रोवाइडेड है इसमें स्टेटमेंट में। फॉर्मूला क्या था फर्स्ट ऑक्साइड का, M3O4। तो ये हमें स्टेटमेंट में ही उन्होंने बता रखा है। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखो हम अगर मेटल की जो मतलब मेटल का एटॉमिक वेट है उसे हम x मान के चलते हैं कि मेटल का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है x। तो अगर हम x मानते हैं उसे तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं मेटल की। इसमें इस वाले कंपाउंड में हम मेटल की परसेंटेज है जो वो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, कैसे निकलती है, देखो परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, जिसमें जिस भी कंपाउंड में हमने निकालनी है और जिसकी निकालनी है। जैसे इस कंपाउंड में M3O4 में हमने किसकी निकालनी है, मेटल की। तो देखो
मेटल का हमने एटॉमिक वेट कितना मानना है, x। तो देखो उसको ऊपर रखना है, कितना है, m के साथ क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 इंटू एक्स। जिसकी निकालनी है उसको, मतलब उसके जितने हैं वो मेटल के पैर में क्या लगा है, 3, तो जितने प्रेजेंट हैं उसको एटॉमिक वेट के साथ, उसी मेटल के एटॉमिक वेट के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास परसेंटेज कैसे आती है, फिर उसको ऊपर रखना है और नीचे टोटल दोनों का, जो दोनों एलिमेंट्स कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे इसका 3x प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इंटू उसको क्या कर देते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी परसेंटेज ऐसे निकलती है किसी भी अगर मेटल की निकालनी हो तो। यहाँ से हमें अब x पता लग जाएगा कि एटॉमिक वेट कितना है मेटल का, x हमने एटॉमिक वेट मानना है मेटल का, तो यहाँ से हमें x पता लग जाएगा। तो वो देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे हम। अब देखो कि जो परसेंटेज है, हमने कहा है परसेंटेज ऑफ मेटल इन किस कंपाउंड में, M3O4 में कितनी है, क्या निकाल लिया हमने, यही निकाल लिया ना, 3x बाय मतलब जो मेटल की उसके एटॉमिक वेट के जितने मेटल प्रेजेंट है उसके पैर में देखो जितने प्रेजेंट है, इनटू एटॉमिक वेट, नीचे टोटल दोनों का जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, इनटू कर दो पूरे को 100 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो इधर क्या लिया मैंने, परसेंटेज ऑफ मेटल। तो मेटल की हमारी फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया ना, तो फर्स्ट ऑक्साइड में हमने पीछे ही मेटल की परसेंटेज निकाली है, तो वो कितनी आई थी 72.4। तो यहाँ पे लिख दो 72.4 इज इक्वल टू इसके इक्वल। तो अब देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 सर 64, इसे अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको सिंपल करनी आती है जैसे मैथ्स में करते हो। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया इधर 72.4 इज इक्वल टू 300x, नीचे क्या है 3x प्लस 64। तो हम अब इसको आगे कर सकते हैं, क्या लिखेंगे 72.4 इंटू 3x प्लस क्या लिखेंगे 72.4 इंटू 64 इज इक्वल टू 300x। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, टोटल करके 72.4 इंटू 3x कितना आ गया 217.2x प्लस 4633.6 इज इक्वल टू 300x, ये आ गया था हमारे पास। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, 2x माइनस 300x इज इक्वल टू 4633.6, तो कितना रह गया 82.8x इज इक्वल टू 4633.6। तो x हमारे पास क्या आ गया 56। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो x आ गया 56। तो अब देखो हमारे पास ये क्या निकल गया, ये क्या है एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। एटॉमिक वेट किसका है, मेटल का, किसमें, किस कंपाउंड में, M3O4 में हमने इसका निकालना है। तो देखो मेटल का इसका मतलब एटॉमिक वेट हमें पता लग गया, तो वो तो जो सेकंड कंपाउंड होगा उसमें भी एटॉमिक वेट तो इतना ही होगा ना फिर, क्योंकि मेटल तो सेम ही है ना इसमें। तो इसीलिए फिर अब हमने क्या करना है, हमने मेटल और ऑक्सीजन की मतलब सेकंड फॉर्मूला निकालना है। तो हमें अगर मेटल पता लगेंगे कि और ऑक्सीजन दोनों की रेशियो अगर पता लगेगी फिर ही हमें पता लगेगा ना कि क्या फॉर्मूला है। तो देखो वो कैसे फिर निकालने के, सेकंड ऑक्साइड में मेटल जो था वो हमने कितना निकाला था 70%, और ऑक्सीजन हमें कितना दिया गया था 30%। तो फिर देखो हम इसकी रेशो आगे निकालते हैं, कैसे निकलती है, मेटल की रेशो और इधर ऑक्सीजन की रेशो। देखो जितना मेटल सेकंड में प्रेजेंट था, सेकंड का लेंगे ना क्योंकि हमने सेकंड में निकालना है, सेकंड कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। नीचे जो हमें उसका एटॉमिक वेट आया जितना, इधर रेशो इसकी कितनी थी परसेंटेज 30% प्रेजेंट था, और इसका कितना है
एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। तो अब देखो फिर इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25 रेशो 1.875, 87 समथिंग आ जाएगा, 5 आएगा। तो देखो फिर आगे क्या आ गया, 1:1.5 मीन्स 2:3 में 3 आ गया। वो कैसे आया, अब देखो हमारे देखो जब भी हमारे पास ऐसे आ जाता है ना फ्रैक्शन में, मीन्स 1 पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में 1:1.5 जैसे आ गया है ना। तो देखो पहले 1 और 1.5 आपको पता लग गया कैसे आया कि 1.25 के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया और इधर भी, ठीक है। तो अब देखो, अब जब भी डेसिमल पॉइंट में आ जाता है ना हमारा, तो हमें कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं रखना होता, होल नंबर में लेना होता है। डेसिमल पॉइंट में कभी भी ऐसे रेशो में आंसर नहीं देते। अगर फॉर्मूला आपने बनाना है तो हमें अभी इससे फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम ऐसे तो लगा नहीं सकते कि 1 और 1.5 ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो होल नंबर में चाहिए। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होल नंबर बनाने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, होल नंबर। तो हमने अब इसको किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 2 और 1.5 × 2, यहाँ आ गया फिर 2:3। तो मेरे को लगता है यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब मेटल की भी हमें पता लगी और उसके ऑक्सीजन की भी पता लगी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, M2O3, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड कंपाउंड। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है कि हमें मास दे रखा है डाइनाइट्रोजन का, इधर एक तरफ डाइनाइट्रोजन का मास है और दूसरी तरफ डाइऑक्सीजन का मास दे रखा है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कितना कितना दे रखा है, 4 दे रखे हैं, ठीक है। ये डाटा जो है वो कहते जब डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हुए उन्होंने, तो तब उनका अलग अलग उन्होंने क्या किया, इसीलिए मास लिया। तो देखो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में ये डाटा दिया है, तो हम अब यहाँ से क्या समझते हैं कि कौन सा लॉ इस पे अप्लाई हो सकता है। देखो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है अप्लाई हो रहा है। क्यों, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या था, वो क्या कहते थे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था जो, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, मतलब जब 2 एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो फिर तब क्या होता है कि एक एलिमेंट का जो मास है वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, और वो दोनों किस में होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशो में होते हैं। तो देखो फिर ये मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में ही करवाया था ये चीज़ कि ये वाला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो आपको ध्यान आ गया होगा। या फिर अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो फिर कि यहाँ पे डाइऑक्सीजन के डिफरेंट मासेस हैं, वो इसके सेम मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। मतलब यहाँ भी जो 20 यहाँ 14 दी है, 14 दिया, और इसको भी हम 14 ही लेके चलेंगे, इसका फिक्स्ड लेके चलते हैं। तो क्या होगा, देखो फिक्स्ड मास है यहाँ पे ऑक्सीजन का, सॉरी डाइनाइट्रोजन का, तो वो क्या लेके चलते हैं, 14, कितना, 14 ग्राम। तो देखो अब ये तो दिया ही हुआ है 14 और 14, इनको भी हम 14 ही लेके चलेंगे। अगर इसका हाफ कर दिया तो देखो ये भी हाफ हो जाएंगे ना, अगर यहाँ पे 14 लिया तो ये भी 16 होगा, 32 का हाफ, यहाँ लेंगे तो ये 40 रह जाएगा, 80 का हाफ, ठीक है। तो देखो अब फिक्स्ड मास यहाँ पे ले लेते हैं कि एक का फिक्स्ड मास है डाइनाइट्रोजन का कितना है, 14 ग्राम। तो उसके अकॉर्डिंग फिर डिफरेंट मासेस हैं जो ऑक्सीजन के इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो कितने कितने कर रहे हैं, देखो 16 है, फिर रेशो 32, रेशो 32, सॉरी यहाँ पे 16 आ जाएगा ना, क्योंकि अगर इसका फिक्स ले रहे हैं तो 14 ही लेके चल रहे हैं ना हम, उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट मासेस निकाल रहे हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 40 उसका रह गया, तो ये इनकी रेशो बन गई ना 2:4:2:5, मीन्स ये कैसे आया हमारे पास। अब मैंने ये निकाला है जैसे इसको है ना
2:4:2:5। बड़े बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं लगा होगा कि मैम ने ये कैसे निकाल दिया। बड़े बच्चों को अभी तक भी कंफ्यूजन होती है कि हाँ जी ये कैसे आ गया। तो ये मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको जैसे हम बड़ी से बड़ी मतलब नंबर में रखने की बजाय उसको काट के क्या कर देते हैं, छोटे से छोटे नंबर में, होल नंबर में कोशिश करते हैं आंसर को रखने की। तो देखो ये मैंने कैसे निकाला है, तो मैं आपको बताती हूँ। हमारा आंसर क्या आया था, 16:32:16:40, ये आंसर आया था ना। तो अब मैंने निकाला क्या था इसका, 2:4:2:5। तो वो आप कह रहे हो कि कैसे निकालना है, तो देखो इसको हम ना एज इट इज़ बड़े नंबर में नहीं रखते, मतलब हम छोटे से छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो या तो आप ऐसे करो कि कितनी बार इसको करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे 8 आ गया, सभी को 2 से डिवाइड कर दो 16 आ गया, 2 8 ज़र 16, 2 20 ज़र 40, ठीक है। फिर आपको इसको करोगे 2 4 ज़र 8, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 2 10 ज़र 20। तो फिर आप करोगे आगे 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 5 ज़र 10। ये आंसर तो हमारा ऐसे आया। लेकिन आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करने थोड़ा ना बैठोगे वहाँ पे, नहीं ना। तो इसीलिए आप इसको क्या करोगे, आप इसको सीधा ही मतलब ऐसा नंबर सोच लीजिए कि जिससे डिवाइड करने पे सबसे छोटे से छोटा नंबर आ जाए। तो मैंने सीधा क्या किया, इसको 8 से सभी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्या आ गया, 8 2 ज़र 16, 8 16 ज़र 32, 8 2 ज़र 16, 8 5 ज़र 40। तो हमारा आंसर किस में आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, 8 4 ज़र 32, गलती से हो गया मेरे से। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 4 ज़र, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2:4:2:5। तो मैंने सीधे ही मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर सोच लिया जिससे कट के ये सबसे छोटे होल नंबर्स में आंसर क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है हमारा। तो ऐसे करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी करने नहीं बैठोगे आप कहीं पे भी। मान लो कोई टेस्ट है, कोई भी आप टेस्ट देते हो, जेई मेन या नीट, किसी में भी, तो आप इतने लंबे थोड़ा ना वहाँ पे करने बैठोगे। तो सीधा ही लॉन्ग करने के बजाय शॉर्ट मेथड को सोचा करो कि फटाफट किस ऐसे नंबर से डिवाइड करें तो वो छोटे से छोटे मतलब डिजिट्स में आंसर आ जाए। तो इसीलिए आंसर जो आया 2:4:2:5, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये किस में है, सिंपल होल नंबर रेशो है। ओके, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे अप्लाई हुआ है, सबको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। तो सिंपल होल नंबर रेशो में है, तो ये यहाँ से ये डाटा हमें क्या बता रहा था, जो हमने क्वेश्चन किया है वो बता रहा है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो अब आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है जो आपने खुद सॉल्व करके देखना है और ट्राई करना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आज का तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।